शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप सब लोग? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट सी लैंग्वेज ये आपका ना डेटाबेस का, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया था। कौन सा था? डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। आज हमने नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ना है स्टूडेंट्स। हमने कल तक पढ़ लिए थे आपके 3 क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निकालिए बच्चे अपनी बुक पे पेज नंबर 71। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट इज़ यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। पहले तो आप ये देखिए डेफिनेशन, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ये मैं 2-3 बार डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर आपको करवाती हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या है। The process of converting complex data structure into simple and stable data structure is called normalization। कि जब हम कम्प्लेक्स डाटा के स्ट्रक्चर को आसान और सादा तरीन शक्ल में इस तरह बनाते हैं कि डाटा रखना लेना बहुत आसान हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। इसमें आपके ना बुक में डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है पेज नंबर 71 पे। अच्छा, एक और डेफिनेशन है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर रिव्यूइंग द एंटिटी टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड वेयर दे बिलोंग। ये भी वही मीनिंग हो गया कि आपका डाटा कहाँ रखा है, कैसे उठाना है। आसानी से जब आपका डाटा रखा उठाया जाए तो उसे हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन। इट इज़ द बेसिस फॉर अ रिलेशनल डाटाबेस। के लिए एक बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका डाटा जो है वो बआसानी जो है वो रखा भी जा रहा है और लिया भी जा रहा है और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि डाटाबेस आपका इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स कि आप इसमें डाटा के साथ बहुत ईजीली जो वो डील कर सकते हैं। आपके पास ना नॉर्मलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से आपके पास नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स हैं? देखें स्टूडेंट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है ना आपको? सबसे पहले जो नंबर पे लिखा हुआ अनॉर्मलाइज्ड रिलेशन, यानी कि आपके पास जब सबसे पहले टेबल होता है वो इस शक्ल में होता है कि उसकी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई होती। ठीक है, मतलब जाहिर है बच्चे, आपको पहले जब उसको अरेंजमेंट करना है तो डेफिनेटली पहले आपके पास अनॉर्मलाइज्ड होगा, तो ही आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आप लोगों को इसको ना देखने के लिए बच्चे, आप लोगों की बुक पे बहुत प्यारे डायग्राम बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन चूँकि मैंने आपको अभी कहा ना आपके सिलेबस में जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक किया है आप लोगों के लेवल पे, इसलिए आप लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही बेशक ड्रा कर लेना। लेकिन आपकी किताब में देखिए ज़रा, पेज नंबर 71 पे डायग्राम बनी है कि सबसे पहले आपके पास होता है अनॉर्मलाइज्ड रिलेशन। मतलब उस वक़्त वो जी अनॉर्मलाइज्ड फंक्शन नॉर्मल फॉर्म होते हैं। ठीक है, उससे पहले उसके में नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ लें इतना अरेंज डाटा नहीं होता। आपको सबसे पहले उस पर एक्शन क्या परफॉर्म करने होते हैं स्टूडेंट? ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे है ना, ये आपके स्टेजेस हैं, और ये जो आपके राइट साइड पे ओवल शेप में ये आपकी एक्शंस हैं कि आपके कौन सा एक्शन परफॉर्म करोगे तो आप कौन सी स्टेज पे मूव कर जाओगे। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को? देखें बच्चे, सबसे पहले लिखा अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। आप इसमें क्या ग्रुप करेंगे? रिमूव। जो रिपीट हो रहे हैं ना ग्रुप्स, आप उनको रिमूव कर देंगे तो आप फ़ौरन किस शक्ल में आ जाएंगे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करोगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगे। फिर जब आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करोगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगे। इसी तरह अगर आपने इससे आगे आगे जाना है तो इस डायग्राम में आगे तक लिखा हुआ है, मतलब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक बाइस कोड के बाद। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ कहाँ तक है बच्चे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है। ये डायग्राम ऐसे आसान है और आप लोग फिर भी एक बार कंसल्ट कर लेना अपनी बुक में से, वहाँ पे भी दी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डायग्राम बनी हुई है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए ज़रा स्टूडेंट, पेज नंबर 72 पे। ठीक है, पेज नंबर 72 पे आपकी लिखी हुई है डेफिनेशन की इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। जो पहली एग्जांपल दी हुई है बच्चे वो अननॉर्मलाइज्ड की है, और ये जो आपके सामने इस पे स्लाइड पे बना हुआ है आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, मतलब देखिए किसी भी सेल में आपके किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, आर रिलेशन इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या डेफिनेशन है? आर रिलेशन इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एट्रीब्यूट इन ईच रो ऑफ अ रिलेशन कंटेन ओनली वन वैल्यू। आपका रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त कहलाता है जब आपके एक एट्रीब्यूट में सिर्फ एक रो में एक सेल में एक ही वैल्यू हो। ठीक है, इसका मतलब ये कि रिलेशन में एक से ज़्यादा रिपीटिंग ग्रुप नहीं आ सकते, और अगर हों, जैसे मैं कह देती हूँ फ़ोन नंबर वाली फील्ड में एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हैं तो ये आपके बन जाएंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट।
इस मतलब इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट भी इसको कह सकते हैं। अब देखें बच्चे, आम ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो ये टेबल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे अगर फ़ोन नंबर लिखा हुआ तो एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप अपनी बुक में देखेंगे ना बच्चे, जो पहले डायग्राम है वो अननॉर्मलाइज्ड के, और ये जो आपके सामने मैंने स्लाइड पे बनाई है ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया ना स्टूडेंट्स। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अगला क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 73 पे। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? बच्चे देखें, जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो हम डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी ही हमें बताएगी कि अब हम इस वक्त कौन सी फॉर्म में मौजूद हैं। मतलब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं, और या थर्ड में हैं, या कौन से लेवल पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी ही हमें शो करती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन करवाऊँगी फंक्शनल डिपेंडेंसी की। ठीक है, क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी? जब नोन के एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं ना की एट्रीब्यूट्स के, तो उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना छोटी सी एक टेबल जनरेट की है, ये आपकी बुक में से लिए एग्जाम्पल, ताकि आपको बुक में से करना आसान हो जाए। टेबल का नेम है स्टूडेंट, पहला एट्रीब्यूट है रोल नंबर, फिर आपके हैं नेम, मार्क्स और फ़ोन। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो रोल नंबर है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, अंडरलाइन से मुराद है ये आपका ऐसी एट्रीब्यूट है जिस पे की लगी हुई है। ठीक है, ये की एट्रीब्यूट है और सब इस पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैं रोल नंबर 2 की बात करती हूँ, 3 की, 5 की, 9 की, 7 की, उसी वक्त मुझे उनका उस स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, मार्क्स और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही है ना। ये देखें स्टूडेंट, अब ये हो रही है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब अगर ये देखें डिपेंडेंसी को बच्चे, ये जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया, शो इस तरह करते हैं कि रोल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं नेम, मार्क्स और फ़ोन। और अगर इसको एक और टेबल मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ जिसका नाम है कोर्स। अब कोर्स में देखें, कोर्स में मुझे दो एट्रीब्यूट को मिला के कंपोजिट हमने की पढ़ी थी ना, कंपोजिट की। जब मजमूई तौर पे हम एट्रीब्यूट्स को जोड़ते हैं तो हम की लगाते हैं। मैंने तब आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर मैं क्लास रोल नंबर के साथ क्लास का कोड लगाऊं तो मुझे बआसानी जो है वो स्टूडेंट्स का जितना भी बायोडाटा है वो मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर में भी वही रोल नंबर होते हैं, सेकंड ईयर में भी वही होते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी वही होते हैं, मतलब डिजिट की शक्ल में, गिनती की शक्ल में। लेकिन अगर मैं इसके साथ क्लास के साथ कोड लगा दूँ, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट ईयर के हर रोल नंबर के साथ 01 कोड होगा, सेकंड ईयर के हर रोल नंबर के साथ क्लास कोड होगा 02। इस तरह फ़ौरन पहचान हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ 97 रोल नंबर है, 03 कोड है, तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे दिस स्टूडेंट बिलोंग्स फ्रॉम द क्लास थर्ड ईयर। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें ना कोर्स सिर्फ स्टूडेंट का आईडी देके मुझे जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट के कौन से कोर्स में, कौन से कोर्स नंबर में, कौन सी कोर्स उसकी डेट है, मतलब उसने C++ कब पढ़ी थी। ये देखें बच्चे, आप लोग अपनी किताब में निकालेंगे ना, आपको ये लिखा हुआ बाकायदा टेबल की शक्ल में भी बना हुआ है, और वैसे जो है वो ये जिस तरह मैंने आपके सामने जनरेट किया इस तरह भी बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर पे डिपेंड कर